पहलगाम अटैक के ठीक कुछ दिनों के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जिसके बारे में हम सारे लोगों को अच्छे से पता होगा, यानी ऑपरेशन सिंदूर। और देखिए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान से कि वो लोग भी रिटेलिएशन में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तो वो लोग भी करते हैं, यानी वो पुंछ में अटैक करते हैं और भी कई ऐसे जगहों पे। पुंछ का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, 13 या 15 लोगों की डेथ हो जाती है, उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। उसके बाद इंडिया वाले भी कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई में करते हैं और फिर ऐसे करके टिट फॉर टैट की वजह से एक वॉर टाइप सिचुएशन हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और ठीक ऑपरेशन सिंदूर के यानी 7 मई 2025 के ठीक 3 दिन बाद यानी 10 मई 2025 को सीज फायर कर दिया जाता है। सीज फायर के ठीक बाद जहां पे इंडिया में लोग, जहां गवर्नमेंट को, आर्म फोर्सेस को, हमारे पूरे डिफेंस सिस्टम को जहां पे बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वहीं पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कुछ लोग इस चीज को हार मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई, अगर इंडिया पीओके को एक्वायर नहीं कर पाई तो ये गलत चीज है, इसको रोकना नहीं चाहिए था। अभी ऑपोजिशन लीडर भी हमारे साथ थे, हमारे आर्मी फुल फ्लेज एग्रेसिव मोड में फाइट कर रही थी, जहां पे डिफेंसिव होना चाहिए था, हम डिफेंसिव भी थे। हमारे डिफेंस सिस्टम काफी अच्छे से काम कर रहे थे। S-400 की इतनी चर्चा कभी नहीं हुई थी जितने की उस टाइम पे हुई, यानी 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में, और भी कई ऐसी चीजें। अब पता नहीं वो लोग किस पैरामीटर से या किस एंगल से चीजों को देख रहे हैं और जज कर रहे हैं कि ये हार है। मुझे लगता है कि अगर आप भी उसी एंगल से देखोगे या फिर वो लोग भी उसी पैरामीटर से देखेंगे जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको ये बिल्कुल इंडिया की जीत लगेगी और ऑफकोर्स हम जीते ही हैं। और एक चीज तो बहुत सिंपल है, आप पास में भी उठा के देख लो कि जब भी हम पाकिस्तान से लड़े हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि इंडिया वाले पीछे हट जाए या इंडिया वाले हार जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या सीज फायर कर दिया जाना सच में इंडिया के लिए हार थी या जीत थी, और जीत थी तो जीत क्यों थी, और क्यों नहीं इंडिया के आर्म फोर्सेस बहुत इजीली पीओके को एक्वायर कर लेते हैं, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से वो रुक रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट रुक रही है। तो देखिए, सबसे पहला रीजन है कि हम जब चाहेंगे तब वॉर होगी और हम जब चाहेंगे उसी दिन वॉर रुक जाएगी। तो ये भी एक तरह से जीत का बहुत बड़ा पहचान है कि इंडिया वाले जब चाहेंगे तब उन्होंने वॉर किया। इंडिया वाले जिस दिन एग्री कर गए कि ठीक है अब सीज फायर कर दिया जाएगा, उसी दिन वॉर रुक जाता है। उसके बाद आप ये सोच के देखो, जो दूसरा पॉइंट है कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो साइट्स को डिसाइड करते हैं, यानी जो 9 साइट्स होते हैं, चाहे वो पीओके में ही क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान के ही टेरिटरी में क्यों ना हो। 4 साइट्स पाकिस्तान में थी, उसको भी उड़ा दिया गया, और 5 साइट्स जो कि पीओके में था, यानी टोटल 9 साइट्स, वो उड़ा दिया गया जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है। तो ये भी तो एक तरह से जीत है कि भाई हमने जिस जगह को टारगेट किया था, हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से उड़ा दिया। चाहे बहावलपुर में जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर क्यों ना हो, या फिर मुरीदके में लश्कर तैयबा का बेस कैंप क्यों ना हो, या फिर हिजबुल मुजाहिदीन का फिर सियालकोट में ऑपरेशनल ब्रांच क्यों ना हो, जिस जगह को इंडियन आर्म फोर्सेस ने टारगेट किया था उसको प्रॉपरली उड़ा दिया गया, और वो भी फुल प्रूफ के साथ। ऐसे पाकिस्तान के जैसे नहीं कि हमने इंडिया वालों का रफेल उड़ा दिया, 3 रफेल उनके हमने गिरा दिए, हमने इंडिया वालों के कितने ड्रोन्स गिरा दिए, हमने उनकी S-400 डिफेंस सिस्टम को ही हटा दिया। ऐसे हवा में इंडिया वाले बात नहीं करते, वो लोग एकदम प्रूफ के साथ बताते हैं कि ये साइट पे हमने हमला किया और क्यों किया और कैसे किया, और वो भी किस टाइम में किया, कितना ड्यूरेशन लगा, सारी डिटेल्स के साथ। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो कि पूरे 9 कैंप्स को उड़ाने में, पूरे 9 टारगेट्स को उड़ाने में इंडियन आर्म फोर्सेस को सिर्फ 23 से 25 मिनट का समय लगता है, और वो भी इतने प्रिसाइजली इस काम को किया जाता है, ऐसे टाइम को चुना जाता है जिससे कि वहां के सिविलियंस को बहुत कम इम्पैक्ट हो और चीजें काफी वेल मैनर में इंप्लीमेंट हो सके। उसके बाद रिपोर्ट्स की माने तो जैशे मोहम्मद के जो चीफ हैं यानी मसूद अजहर, उनके भी क्लोज वंस को मार दिया गया। तो ये सारी चीजें कैसे नहीं आप समझते हो कि ये बिल्कुल जीत का सिग्निफिकेंस है। ऑफ कोर्स हम जीते हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में रिटेलिएट करता है, जो कि बहुत एक्सपेक्टेड था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने विथ इमीडिएट इफेक्ट इंडस वाटर ट्रीटी को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया। उसके बाद भी असली योद्धा वही होता है जिसको ये तो पता ही हो कि युद्ध कब, कहां और कैसे करना है, साथ ही साथ ये भी पता हो कि युद्ध को कब और कहां रोक दिया जाए, यानी किस टाइम में युद्ध को रोक देना है। तो भाई इंडिया के हाथ में ये पूरी चीजें थी। जब इंडिया ने चाहा तो वॉर को स्टार्ट किया, जब इंडिया ने चाहा तो सीज फायर हो गया, यानी युद्ध विराम हो गया। तो ये भी एक तरह से इंडिया के लिए जीत हुई। उसके बाद एक चीज तो पाकिस्तानियों के मुंह पे सीधे एक तरह से थप्पड़ है कि हम जाते हैं और रातों रात उनके टेरिटरी में घुस के जितने भी टेररिस्ट कैंप होता है उसको उड़ा देते हैं।
और उनके ड्रोन, उनके डिफेंस सिस्टम कुछ भी वहां पे नहीं कर पाते। आप समझो कि हालांकि क्लेम तो वो ये करते हैं कि उन्होंने हमारे राफेल को उड़ा दिया, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 राफेल को वो लोग हमारे ड्रोन्स को मार के गिरा देते हैं। उनके क्लेम की अगर आप देखोगे तो फिर तो आपको लगेगा कि इंडिया बहुत बड़ा लूजर है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब रियलिटी में आके आप देखोगे तो उनके जो अनाउंसमेंट होते हैं और उनकी जो बातें होती है वो बहुत ज्यादा हवा में होती है। अब चलिए वीडियो के हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं, यानी जो बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया वाले पीओके को हासिल क्यों नहीं कर लेते, अभी वॉर चली रही थी, ये अच्छा मौका था, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरे एनर्जी में थे और भी बहुत सारी चीज। तो देखिए अगर सिंपल वर्ड्स में इस चीज को समझा जाए तो पीओके को एक्वायर करना ऐसे लड़ाई करके, यानी मतलब मिलिट्री अटैक करके उस चीज को एक्वायर कर लेना या पाकिस्तान से वापस ले लेना उतनी इजी है नहीं जितनी इजी ये चीजें पेपर पे दिखती है या फिर जितने इजीली आपको मीडिया वाले दिखा देते हैं। मीडिया वाले की हम क्या ही बात करें, वो तो भाई अभी इंटरटेनमेंट ज्यादा हो गया है वहां पे। न्यूज अगर आप मीडिया वालों का देखोगे तो फिर तो आपको लगेगा कि पीओके तो हम 4 दिन में हासिल कर सकते हैं। 4 दिन भी बहुत ज्यादा टाइम है, 72 घंटे के अंदर हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन देखिए जितनी इजी ये चीजें दिखती है या फिर जितनी इजी ये लगती है उतनी इजी ये है नहीं। पहला चीज तो यह है कि कोई भी 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन फुल फ्लैज वॉर नहीं कर सकते। आप उतने हेड टू हेड लड़ाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही ना हो कि कब चीजें टर्न हो सकती है और कब चीजें बहुत वर्स्ट जा सकती है। बहुत ऐसे क्लेम्स की हम माने तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान वाले चाहे कुछ भी हो जाए ऐसे न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकते, सैटेलाइट्स के द्वारा हम चीजों को पकड़ लेंगे या फिर और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन पाकिस्तान एक नासमझ बच्चा है जिसके हाथ में एक बहुत सेंसिटिव खिलौना लग गया है। खिलौना हमें बोलना भी नहीं चाहिए, बहुत सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव चीज लग गया है। कोई भी फुल स्केल वॉर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत मेजर और बहुत गलत चीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि पीओके जो है वो ज्यादा पहाड़ी इलाकों में है, यानी जब भी कभी ऐसे वॉर होगा, जो कि 1999 में भी देखा गया है, यानी जब कारगिल की वॉर हुई थी, यानी वहां पे वो लोग को हाइट में रहने का एडवांटेज मिल जाता है। यानी जब इंडिया वाले वॉर करेंगे तो उनको नीचे से वॉर करना होगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होगी नीचे वाले एरिया में। ऊपर वाले बहुत इजीली बहुत सारे एरिया को कवर कर सकते हैं और बहुत ज्यादा नंबर्स में कैजुअलिटीज होगी, जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकता है। उसके बाद जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि जब भी इंडिया वाले कभी ऐसा सोचते भी हैं या इंडिया वाले कभी ऐसा स्टार्ट भी कर देंगे तो चाइना वालों की अलग जलने लगती है। वो जो अक्साई चीन है, यानी जो लद्दाख की टेरिटरी में है, वो लोग वहां पे इन्वेड करने की कोशिश करने लगेंगे, जिसकी वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस को अपने ट्रूप्स वहां पे भी लगाने पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम ऐसे डायरेक्ट पीओके को नहीं कर सकते हैं। उसके बाद का जो मेजर रीजन है वो ये है कि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि नॉर्थ वेस्ट में वो पाकिस्तान से डायरेक्टली पंगा ले ले और नॉर्थ ईस्ट में वो चाइना से पंगा ले ले, यानी एक कंट्री इधर राइट साइड में इससे पंगा ले रहा है और लेफ्ट साइड में पाकिस्तान से पंगा ले रहा है और एक ही टाइम पे दोनों तरफ से अटैक हो, तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ी नेगेटिव सिचुएशन को अराइज करेगी। उसके बाद भी लेट्स सपोज ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो ग्लोबली इंडिया को कभी एग्रेसर के रूप में नहीं देखा गया। ग्लोबली इंडिया को हमेशा एक डिफेंसर के रूप में देखा गया और इस वे में देखा गया है कि इंडिया को अगर आप छेड़ोगे तो भाई वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंडिया पहले किसी पे हमला नहीं कर सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है और जो हमने NFU साइन किया है, यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो ग्लोबली भी हमें बहुत सारी चीजों को उस समय हैंडल करना पड़ेगा। और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के बहुत ऐसे सपोर्टर हैं चाइना के अलावा भी, यानी टर्की हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, या फिर कुछ मुस्लिम डेंस कंट्री जो है वो भी पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है, हमने पास में भी देखा है कि कोई ऐसी कंट्री इंडिया को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती। वैसे इंडिया के कई ऐसे फ्रेंड्स हैं कहने के लिए, फ्रांस हो गया, इसराइल हो गया, यूएस हो गया, समवॉट रसिया हो गया, लेकिन कोई भी ये लोग आके डायरेक्ट आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे चाइना ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। बहुत बार चाइना ने वेटो पावर का भी यूज किया है पाकिस्तान को बहुत जगह बचाने के लिए, या फिर बहुत ऐसे सैंक्शन जो कि पाकिस्तान पे लगाए जाते हैं यूएन के द्वारा, उस पे रोक दिए जाने के लिए चाइना ने बहुत बार पाकिस्तान का वैसे जगहों में हेल्प किया है। उसके बाद भी एक जो सबसे बड़ा मेजर रीजन है जो हम सारे लोगों को पता है कि सीपेक, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसपे कि अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो चाइना ने मोर देन $65 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया। भाई ये सोचने वाली बात है कि कोई भी कंट्री अगर किसी कंट्री में इतना बड़ा, इतना हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर दे, यानी किसी
पर्टिकुलर स्पेस में, वो भी किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में, तो वो कभी चाहेगी कि इंडिया वाले पीओके हासिल कर लें। और चाइना तो हमेशा चाहेगी कि इंडिया वाले ऐसे पाकिस्तान से उलझ के रहें या फिर दूसरे ऐसे कंट्रीज से, ताकि हम ना सिर्फ यहाँ पे एशिया में डोमिनेट करें चीजों को, हम एक ग्लोबल लीडर के तौर पे हम आगे कुछ सालों में उभरें और पूरे हम ग्लोबली राज करें एक तरह से। चाइना का ये मोनोपोली तो स्टार्टिंग से ही रहा है, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा ये। अब इन सारे चीजों को डिस्कस करने के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि तो फिर क्या इंडिया वाले कभी पीओके को एक्वायर नहीं कर सकते, कभी हासिल नहीं कर सकते? इंडिया वाले तो क्लेम करते हैं वो हमारा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया वाले नहीं कर सकते, या फिर जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग, यानी हमारे आर्म फोर्सेस के जो हेड हैं, हमारे गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो लोग इन चीजों को नहीं सोचते हैं। बट एक वही चीज है कि हम भाई इस चीज को वॉर से हासिल नहीं कर सकते, ऐसा कोई चांसेस नहीं है 21st सेंचुरी में ऐसे करने की। अगर ऐसा करना होता तो आप एक चीज बहुत सिंपली समझ सकते हो कि हमारे जो टॉप ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, जो चीज मैं और आप डिस्कस करते हैं खाते हुए बैठते हुए, वो लोग डिस्कशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। और अगर इंडिया को पीओके को हासिल करना है तो बहुत स्मार्ट मैनर में करना होगा, यानी ग्लोबल सपोर्ट विथ फुल ऑन डिप्लोमेसी और भी कई सारी चीजों को यूज करते हुए उनको जम्मू कश्मीर को ऐसा डेवलप करना होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जब वहां के लोग अगर गलती से भी कश्मीर को देख लें, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को या फिर हमारे कश्मीर को, तो वो ये चीज अपने ही गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने और वहीं के लोग ये सारे क्वेश्चंस उठाएं कि भाई वहां के लोग इतने डेवलप हैं, हम यहाँ पे क्यों? वहीं के लोग ऐसा कोई रेवोल्यूशन मूवमेंट कर दे कि भाई हम लोग इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, वहां पे डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो फिर इस वजह से इंडिया कहीं ना कहीं पीओके को आगे एक्वायर कर सकती है। और कहीं ना कहीं हमें बहुत उम्मीद है अपने गवर्नमेंट से, अपने टॉप ऑफिशियल से, अपने आर्म्ड फोर्सेस से कि वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा स्टेप लेंगे और उस चीज को हासिल करेंगे और हमें जरूर कुछ आगे पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। लेकिन एट दिस पॉइंट अगर आप कहोगे कि इंडिया पीओके को एक्वायर नहीं करती है, उसके लिए फुल फ्लेज वॉर नहीं करती है, तो इंडिया एक लूजर है, तो ये कहना कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से गलत होगा। और किस लिए गलत होगा, हमने इस वीडियो में इसको अच्छे से समझा। अब जाते जाते मैं बस एक ही लाइन बोलूंगा कि एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि ऑन अ फुल फ्लेज वॉर देयर इज नो विनर्स, देयर इज ओनली सर्वाइवर्स। तो भाई हमें सर्वाइवर नहीं बनना, हमें हमेशा विनर बनना है। तो हम कुछ भी ऐसा चीज नहीं करेंगे जहां से कि चीजें नेगेटिव डायरेक्शन में जाए या फिर चीजें हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो, आप आगे भी अगर ऐसे वीडियोस में, ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी ऐसे किसी अच्छे वीडियो के साथ।